क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, आप देखिए। और खास करके जो यहाँ के पत्रकार गण हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि 20 लोग आकर के दंगा पत्थर करके कोशिश करते हैं कि हम लोगों को भगा दें, लेकिन बावजूद इसके आप देखते हैं कि यहाँ के लोग, मुजफ्फरपुर की ये जो समाज है जिसने हम लोगों को बुलाया, जेएनयू के साथ संवाद करना चाहा, वो भागी नहीं, बल्कि इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे आप सारे लोग मिल करके वहां डटे रहे। अगर वहां से हट करके हम यहाँ मार्च निकाल करके आए तो सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे से आराम से बात कर पाए। उन लोगों के खिलाफ नारे कितनी देर तक लगाया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी सभा को भी हम आराम से एक दूसरे को सुन पाए, बातचीत कर पाए, हम आ गए। और एबीवीपी के लोग, संघ परिवार के लोग जो कहने की कोशिश करेंगे कल को कि भाई जनता का बड़ा आक्रोश था जेएनयू के खिलाफ, अब आप बताइए कि सड़क पर से हम लोग मुजफ्फरपुर के शहर में मार्च करके आए, आराम से आए, जनता का कोई आक्रोश कहीं था या जनता का स्वागत था? जनता का जबरदस्त स्वागत ही हम लोग को चारों तरफ दिखा, उत्सुकता दिखी, जागरूकता दिखी, आकर के बात करना चाहा लोगों ने और सुनना चाहा, जानना चाहा। और मुजफ्फरपुर के शहर में जेएनयू के वो आजादी के नारे सुनाई पड़े। उमर अनिर्बान जो छात्र वहां गिरफ्तार पड़े हुए हैं, जेल में हैं, उनको छोड़ने की आवाज यहाँ सुनाई पड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वो भी गिरफ्तार हैं, गिलानी साहब, उनको छोड़ने की आवाज भी यहाँ मुजफ्फरपुर के शहर में सुनाई पड़ी। तो ये आवाज तो ये बंद कर नहीं पाए, लेकिन प्रशासन जितनी घबरा गई इनके सामने, इस पर मुझे थोड़ी दया आ रही, क्योंकि नीतीश जी, लालू जी ये सब तो खूब बोले, अच्छा बोले, जेएनयू के पक्ष में बोले, कन्हैया के पक्ष में बोले, अच्छा किए, लेकिन थोड़ा सा सवाल तो उनसे भी बनता है कि भाई आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस इतनी बेबस हो जाएगी कि विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर के कह देंगे कि आप कार्यक्रम बंद कराइए, तो उनके कहने पर आप लोग उठक बैठक करेंगे, बंद कर देंगे कार्यक्रम? बंद कभी नहीं कर पाए। बाहर हम लोग करने लगे कार्यक्रम तो 20 लोग आकर के दंगा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लोगों का सर फोड़ते हैं। 20 लोगों की गिरफ्तारी आप कर नहीं पाते। इसी बिहार में, नवादा में 100 दलितों के घरों को जलाया गया। दलितों के घरों को भी आप लगता है बचा नहीं पाए। वो सरकारी जमीन पर घरें थी, उसको भी नहीं बचा पाए। तो ये सवाल तो बनता है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो ताकत है इन फांसीवादी लोगों से लड़ने का, उसमें जो जिगर चाहिए उसके लिए, वो मुझे आप लोगों की, आप महिलाओं के जिगर में दिखता है, आप सभी लोगों के, मुजफ्फरपुर के लोगों में, बहनों भाइयों में वो दिखता है, वो ताकत कि हम लोग को लड़ लेंगे, निपट लेंगे इन लोगों से। अब मुझे एक बात कहना है, जो आपने इतने लोगों को सुना, जेएनयू की आवाज को सुना, आप थोड़ा सा सोचिए कि आखिर ये इतना क्यों घबराते हैं। पूरे देश भर से, बिल्कुल गरीब घरों से जेएनयू में छात्र छात्राएं पहुंचती हैं, और वहां पर वो वहां के छात्र आंदोलन से जुड़ते हैं, और सिर्फ जेएनयू की 4 दीवारी के अंदर वो रहते नहीं है। वहां भी रह लेते तो शायद वो प्रवीर पुरकायस्थ जी के जमाने से लेकर के आज तक जेलों में नहीं जाते रहते, चंद्रशेखर जैसे शहीद नहीं होते रहते, नवीन बाबू जैसे शहीद नहीं होते। दरअसल वो वहां रहते नहीं है, उसके बाहर भी निकल करके जेएनयू के अंदर के मजदूरों के लिए बोलते हैं, शहर के महिलाओं के लिए बोलते हैं। 2012 का महिला आंदोलन जो हुआ बलात्कार के खिलाफ, उसे भी जेएनयू के छात्रों ने शुरू किया। और जेएनयू जो सिखाता है, जेएनयू में जो बहस की परंपरा, लोकतंत्र की परंपरा वो सिखाता है, उसको आप सब लोगों ने कन्हैया के भाषण में सुना, शेहला के भाषण में सुना, सारे लोग। और इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का, कि दरअसल जो भाषण शायद जेएनयू के अंदर लोग अच्छे से सुनते रहते थे, और जहां जहां पर जेएनयू के छात्र जाते थे वहां कुछ लोगों ने सुन लिया, लेकिन आप लोगों की वजह से लाखों लाख लोगों ने जेएनयू के कन्हैया का भाषण सुन लिया, शेहला राशिद का भाषण सुन लिया, रमा नागा का भाषण सुन लिया, सबका सुन लिया, खोज खोज करके सुन रहे अभी, और कह रहे हैं कि अरे हमारे तो संसद के अंदर भी इस तरह से बोलने वाले लोग नहीं है। इतने युवा जो देश के लिए सोचते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, इतनी अच्छी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है, तो वो खुश कर दे रहा है लोगों के दिलों को, और लोगों के दिलों पर जो एक
जिस तरह से पेश आ रही थी, दादरी में बीफ खाने वाले ना खाने वालों के बीच में देश को बांटने का काम कर रहे थे। दादरी में उन्होंने जिस तरह से हमला किया, महिलाओं के अधिकारों पर पूरे देश में हमला कर रहे हैं, कह रहे हिंदू महिलाएं कैसे रहेंगे हम बताएंगे, मुस्लिम महिलाओं का हम बलात्कार करेंगे खोज खोज करके, इस तरह का जो कांड कर रहे थे वो देश भर में। तो लोगों को ताकत मिली है जेएनयू से। जैसे प्यासे को थोड़ा पानी पी करके आराम लगता है, वैसे जेएनयू की बातों को सुन करके आराम लग रहा है, सुकून लग रहा है सारे लोगों को। एक बात मैं आपके बीच में पूछूं, क्योंकि उन दो छात्रों के लिए खास करके मुझे लगता है हम सारे लोग आज बहुत सोच रहे हैं कि जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कि हमारे कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं, उन पर क्या बीतता है, थोड़ा सा जान लिया जाए, उसके लिए वो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उस कार्यक्रम पर जैसे एबीवीपी आज यहाँ हमला की, उसी तरह से वहां भी हमला करती है, भयानक भयानक नारे वो लगाते हैं, उसमें कुछ अलग गलत कुछ नारे लग भी जाते हैं, लेकिन उसे जेएनयू साथ नहीं देता है। जेएनयू वहां पर शांति बहाल करने के लिए जेएनयू के लोग वहां बने रहते हैं, कहते हैं कि इस तरह से मत होने दीजिए। लेकिन उन दो लड़कों को जो आयोजक थे उस कार्यक्रम का, वो आज भी जेल में है। कन्हैया को उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन उमर और अनिर्बान आज भी जेल में है। इतिहास के छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, आज भी जेल में हैं। जेएनयू के 8 छात्रों को सस्पेंड किया गया था यूनिवर्सिटी से। अभी कुछ ठीक से पता नहीं है, कहीं सुनने में आ रहा है कि सस्पेंशन हटाया, लेकिन ये शायद सच्चाई नहीं है। दरअसल उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चलाई गई और उस इंक्वायरी में क्या हुआ है वो कल ही पता चलेगा। कुछ न कुछ सजा देने की उनकी तैयारी है, लेकिन इंक्वायरी चलने तक वो सस्पेंशन थी। इंक्वायरी समाप्त हो गई तो सस्पेंशन भी समाप्त है, बस अभी के लिए। कल पता चलेगा कि किस किस पर वो क्या सजा जेएनयू की प्रशासन सुना रही। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उमर और अनिर्बान के लिए इस देश की सरकार ने उन 2 युवाओं के लिए, 2 छात्रों के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया। इसी की वजह से उनको पुलिस के सामने कहना पड़ा कि भाई हम कहीं भागे थोड़ी हैं, आप ले चलिए, जो करना करिए हमारे साथ। लेकिन लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस यानी क्या कि अगर आप कहीं भी जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, तो आपको पकड़ करके पुलिस वहां कह देगी कि ये देखिए ये लोग भाग रहे हैं, इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया जाए। अभी अभी आपने देखा कि हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े पहुंचे हुए चोर हैं। अंबानी साहब हैं, विजय माल्या हैं। विजय माल्या लाखों करोड़ों रुपया, आपका हमारा रुपया जो देश के सरकारी बैंकों में है, सरकारी बैंकों का पैसा लूट करके, जब बैंक ने कहा कि भाई लूटे हुए हैं, लौटा नहीं रहे हैं, इनको पकड़िए, जब्त करिए इनका सारी चीजें, तो वो आराम से चल करके जाते। उनको तो सब पहचानते हैं, कैसे दिखने में है सब खूब अच्छे से पहचानते हैं। आराम से एयरपोर्ट में चल करके जाते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़ के देश से अलविदा, देश से टाटा बाय बाय, देश से भाग जाते हैं। और उनको मोदी की पुलिस नहीं रोकती है। उनके लिए जो लुकआउट नोटिस जारी किया था सीबीआई ने, जिसमें लिखा हुआ था कि इनको पकड़ लीजिए एयरपोर्ट पे, उसको बदल दिया मोदी की सरकार ने कि बस इतना कह दीजिए कि अगर वो दिख जाए एयरपोर्ट पे तो जरा सूचित कर दीजिएगा पुलिस को, ताकि पुलिस आराम से घूमते टहलते हुए पहुंच जाए, जब तक ये आराम से उड़ जाए, फुर्र हो जाए। और ये उड़ गए, लूट करके भाग गए। तो क्या बात है कि उमर अनिर्बान आपको देश के लिए खतरा लगते हैं, जो देश में देश के जो इतनी राजनीतिक समस्याएं हैं उस पर संवाद करना चाहते हैं। अगर युवा छात्र, भाई सरकार बात कर सकती है हुर्रियत काउंसिल से, नागा काउंसिल से, जेएनयू के छात्र अगर अपने कश्मीरी भाई बहनों से बात कर ले, शायद कोई हल निकल आए वहां से, शायद कोई वहां रास्ता निकल आए वहां से। इससे क्या घबराना, ये तो अच्छी चीज है। वहां की महिलाओं का कैसे बलात्कार करती है सेना ने, क्या बलात्कार किया 1991 में, 20 साल से ऊपर हो गए, वहां पर न्याय नहीं मिला। इन चीजों पर हम लोग 2012 के आंदोलन, बलात्कार विरोधी आंदोलन में भी हम लोग बात किए। ये बात अगर होता है तो इससे तो हल का रास्ता निकलता है। इस तरह से लोकतंत्र तो मजबूत होता है, इसमें जनता की एकता मजबूत होती है। लेकिन उल्टा देश तोड़ने का साजिश, देश की बर्बादी का साजिश कौन रच रहा है? जो विजय माल्या को भगा रहे वो रच रहे हैं कि कोई और रच रहा है? यमुना नदी की हालत देख लीजिए। एक नरेंद्र मोदी थे जो कहते थे नमामि गंगे, याद है ना, नमामि गंगे कहा था उन्होंने कि गंगा नदी जो है उसका मैं बहुत अच्छा हाल कर दूंगा।
अब वो वहाँ नमामि गंगे कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, वधामि यमुने, मार डालते हैं। चलिए यमुना को आकर के चलिए मार डाल देते हैं। ये किया उन्होंने। वहाँ श्री श्री करके कोई है, वो कितने श्री जोड़ ले अपने नाम में, लेकिन करोड़ों का रुपया बटोरते हैं और वहाँ यमुना नदी को नष्ट करने की पूरी इजाजत उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे देती है। साथ में कुछ करोड़ भी, कुछ 2.5 करोड़ रुपया उनको मुफ्त में अपने पॉकेट से दे देते हैं कि लो रख लो। तो हमारे सामने ये बात है कि देश की बर्बादी, देश के टुकड़े कौन कर रहा है? जो इनके मंत्री हैं। आप बताइए कि जेएनयू वालों ने क्या बोल दिया, क्या करा दिया कार्यक्रम, इसको लेकर के बवाल कर रहे हैं कुछ मीडिया चैनल। उनसे पूछिए ये जी न्यूज वगैरह से कि आप जरा बताइए, ये इतनी बात जरा बता दीजिए हमको कि इनके मंत्री जाकर के कहते हैं कि जितने अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनके सर कलम करके हमारे लिए ले आइए। क्या ये देश के टुकड़े करना नहीं हुआ? इनके लोग, इनके मंत्री जाकर के, इनके जो एमपी हैं जाकर के कहती हैं दिल्ली के चुनाव में कि इस देश को, या तो इस देश में रामजादे रहते हैं और जितने रामजादे नहीं हैं वो सब हरामजादे हैं। गालियां बकते हैं लोग, धमकियां देते हैं कन्हैया कुमार, उमर अनिर्बान के लिए कि इनको गोली मार दीजिए, इसके लिए नोटिस लगी हुई है। और सिर्फ नोटिस नहीं, प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू के, ये जब ग्वालियर गए थे अंबेडकर के सपनों के भारत पर बोलने के लिए, उन पर वहां गोलियां चलाई गई। बच गए वहां से, लेकिन गोलियां चलाया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। जैसे आज यहाँ पर पत्थर चलाए, बम चलाया, उस तरह से वहां गोली चलाए। तो इन लोगों का क्या किया जाए? ये जो देश को तोड़ना और देश को बर्बाद करना, यही लोग तो कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में कि जितनी ताकत आप जैसे लोगों से, मुझे लगता है कि ये देश बहुत मजबूत है, क्योंकि पूरे देश में जितने आम लोग हैं वो चाह रहे हैं कि एक मजबूत आवाज बुलंद हो पाए। ये जो मजबूत आवाज है इस बिहार चुनाव में भी नजर आया। लेकिन ये मजबूत आवाज सिर्फ सरकारों के बहाने और भरोसे नहीं आएगी। जनता की ताकत, जनता की मजबूत एकता, उसकी जरूरत है और वो आप लोगों ने दिखाया है। ये बिहार की धरती है। तो मैं बस एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगी। एक बात वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये लोग खूब कहते हैं कि जेएनयू के छात्र जो है वो अफजल गुरु, जो आतंकवाद के मामले में उसको सजा हुई, फांसी हो गई, उस फांसी के खिलाफ क्यों बोल? तो मैं उस पर भी 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम देखें तो पंजाब असेंबली में जितने लोगों को खालिस्तानी आतंकवाद के मामलों में सजा हुई, पूरे पंजाब असेंबली उसमें फांसी की सजा ना हो उसका रेजोल्यूशन पास किया कोई। और उन्हीं के साथ, अकाली दल के साथ में भाजपा का अपना टाई अप है, वो साथ में सरकार चलाती है। क्यों नहीं बोले? किसी ने नहीं कहा कि ये तो भाई देशद्रोही हो गए, क्या हो गए। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर भी जो राजीव गांधी की हत्या के लिए जिन लोगों को सजा हुई थी, उनको भी फांसी की सजा ना हो। ये पूरे तमिलनाडु असेंबली में सारी पार्टियों ने मिलकर के कहा, किसी ने नहीं कहा कि आप जो है विरोधी। पीडीपी, ठीक ही याद दिलाया कि कश्मीर की जो पार्टी है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, उनके साथ भी भाजपा वाले सरकार चलाना चाहते हैं साथ में। इसकी वजह से वो पीडीपी के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि पीडीपी भी कहती है कि अफजल गुरु को फांसी गलत हुआ। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। एक बात तो बनता ही है कि भाई जो पीडीपी के लिए या अकाली दल के लिए तमिलनाडु असेंबली, पंजाब असेंबली के लिए देशद्रोह नहीं हुआ, वो जेएनयू के छात्रों के लिए देशद्रोह क्यों हो जाएगा, राजद्रोह क्यों हो जाएगा? लेकिन इसमें एक और बात यह है कि सचमुच में आतंकवाद क्या है। इस बिहार में रणवीर सेना के लोग जो पूरे 90 के दशक में जनसंहार पर जनसंहार करके दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्या की, उसमें महिलाओं को, बच्चों को चुन चुन करके उन्होंने मारा। अभी स्टिंग ऑपरेशन निकला था, कोबरा पोस्ट में वीडियो में पकड़े गए उनके लोग, जो खुल करके बोल रहे थे वीडियो में कि हम लोगों ने किया, इसलिए किया क्योंकि ये गरीब लोग कैसे हाथ में लाल झंडा ले लिए, कैसे जो है वो भाकपा माले और अन्य वामपंथी इस तरह के इसका साथ दिए, कैसे उन्होंने आंदोलन किया, ये कहते हुए हम लोगों ने हत्या की। खुल करके कह रहे हैं, गर्व के साथ कह रहे हैं, हाँ हमने महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा, फिर मारेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात भी कहा, उन्होंने कहा कि पैसे और असलहा कहाँ से मिला हमको, आर्मी के बंदूकें कौन दिलाया हमको? भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम इन्होंने लिया।
मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ सिंह जी को, जो होम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं कि मैं कभी नहीं होने दूंगा, जेएनयू में जो हुआ, जो नारे लगे, मैं दोबारा कभी नहीं लगने दूंगा। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के जो लोग आरोपी हैं रणवीर सेना को, क्या रणवीर सेना को आप आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं? दलितों का जनसंहार आतंकवाद है या नहीं है? नरेंद्र मोदी हाना में जवाब दे, राजनाथ सिंह भी हाना में जवाब दे। यहाँ के गिरिराज सिंह भाजपा के नेता वो कह देते हैं खुल करके, ब्रह्मेश्वर मुखिया जब मारे जाते हैं तो वहां जा करके कहते हैं कि रणवीर सेना के ये हेड थे और ये बिहार के गांधी थे। क्या ये आतंकवादी के पक्ष में बोलना हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मेश्वर मुखिया को आतंकवादी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोदी जी, आपने रोहित वेमुला की माँ के साथ क्या किया वो तो हम सब ने देख लिया। रोहित जैसे लड़के को, दलित लड़के को, उसकी हत्या तुम्हारी सरकार ने की, और उसके बाद जब आपको छात्रों ने सवाल पूछ दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि अरे वो तो माँ भारती का बेटा था। लेकिन रोहित वेमुला माँ भारती का बेटा क्या, वो राधिका वेमुला का बेटा था, एक ऐसे दलित महिला का बेटा जिसके पति ने, क्योंकि उसकी पत्नी दलित थी, पति दलित नहीं थे, उनको जब पता लग गया कि मेरी पत्नी दलित है तो वो माँ पत्नी को और बच्चों को छोड़ करके चले गए। सोचिए इसको, महिला अकेले, राधिका जी अकेले अपने बच्चों को बड़ा की, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बढ़िया से रोहित को पढ़ा करके हैदराबाद में पढ़ने के लिए भेजी। वहां पर जब वो फांसी पर लटका लेता है रोहित अपने आप को और कहता है कि मैं जो पैदा हुआ दलित तो कभी उससे मैं भाग ही नहीं पाया, मैं अपनी माँ के सहारे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन पूरी भाजपा के सारे मंत्री शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि रोहित झूठ बोल रहा है, वो दलित नहीं है, उसका क्योंकि पिता दलित नहीं, उसके पिता ने उसकी परवरिश की, पिता ने पढ़ाया लिखाया, या जिस माता ने पढ़ाया लिखाया एक दलित माँ का बेटा रोहित वेमुला है। ये नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं कह पाते हैं? माँ भारती के पीछे छिपते हैं, उसके आंचल में छिप करके झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि राधिका वेमुला जी दलित नहीं है, दलित का बेटा नहीं है रोहित वेमुला। शर्मनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कैसा समाज चाहते हैं? ऐसा समाज जिसमें दलित सर ऊंचा करके जी न सके, ऐसा समाज जिसमें महिलाएं सर उठा करके जी न सके। इस वजह से ये जेएनयू से घबराते हैं, क्योंकि जेएनयू सिर्फ जेएनयू नहीं है। अगर सिर्फ जेएनयू होता तो इनके लिए बड़े आसान होते, लेकिन आज जेएनयू ने दिखा दिया कि जेएनयू तो पूरे देश में जिंदा है। जेएनयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला, आप सारे लोग रोहित वेमुला है, आप सारे लोग जेएनयू हैं, और इसीलिए कितनों को बंद करा पाए, कितनों पर सेडिशन राजद्रोह का चार्ज लगा दें। चार्ज लगाते रहिए, चार्ज तो राजद्रोह का, ये तो गांधी पर भी लगा, भगत सिंह को तो फांसी पर ही लटका दिया आप लोगों ने। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहती हूँ कि एक कविता है, मैं कविताएं बहुत अच्छे से याद नहीं रखती जबकि मेरा नाम कविता है, लेकिन तब भी मैं कह दूं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आज के दौर के लिए सही है कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी का, देशभक्ति की आज भी सजा मिलेगा फांसी का। ठीक है, यही है, ये सच्चाई है कि देशभक्त जो लोग हैं, देशभक्ति भी नहीं, मैं तो कहूंगी कि अंधभक्ति कोई देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम के लिए जो लोग खड़े हैं वो ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर की तरह देश की आलोचना, समाज की आलोचना भी कर सकते हैं, समाज में महिलाओं, दलितों के साथ जो उत्पीड़न है, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न के खिलाफ बोल सकते हैं, उसे बदलने के लिए ताकत रखते हैं, जिगर रखते हैं। वैसे लोग हैं देश प्रेमी, और देश प्रेम जो है वो हम भगत सिंह से, डॉक्टर अंबेडकर से, ज्योतिबा फुले से, सावित्रीबाई फुले से सीखते हैं। और उस सीख के साथ में जो आंदोलन चल पड़ा है, एफटीआई से, आईआईटी मद्रास से, एचसीयू से, जेएनयू से, दिल्ली से, बिहार से, पूरे देश से, वो आंदोलन के सामने ये संघ परिवार के जो गुंडे हैं वो जैसे आज भी नहीं टिक पाए, वो कल भी नहीं टिक पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों